प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया था और अब हम फिर मिल रहे हैं। बात तो हमारी होती रहती है अक्सर, लेकिन हाँ, हम फिर मिल रहे हैं। तो जैसा आपने कहा कि उनका पूर्वाश्रम जीवन क्या है या उनका बालकाल का जीवन क्या है, बल्कि बड़े मज़े की बात है, जब मैंने रिसर्च करनी शुरू करी, तो मैं उत्तराखंड गया। उत्तराखंड में जहाँ से वो हैं, गढ़वाल में घूमा बहुत जगह, उनके माता-पिता से मिला। पिताजी तो अब नहीं रहे, अभी-अभी 3-4 महीने पहले उनका देहांत हो गया। जी हाँ, जी हाँ, वो जी हाँ। तब 84 वर्ष के थे, आप 4 साल जोड़ लीजिए उसमें। अब माताजी 80 वर्ष की थी, सविता देवी आनंद सिंह बिष्ट नाम है उनके। तो मैं उत्तराखंड में गया, कॉलेज में गया, उनके स्कूल में गया। वो क्योंकि उनके पिताजी फॉरेस्ट ऑफिसर थे संजय जी, तो बहुत सारे ट्रांसफर होते रहे, तो बहुत सारे स्कूलों में पढ़े। ऐसा कम होता है कि गाँव का एक बालक कम से कम वो 7-8 स्कूलों में पढ़े, मतलब चौथी तक एक में, 5वीं से 8वीं तक एक में, फिर 9वीं 10वीं एक में। बल्कि वो अपनी जो इंटर करने, जो 11-12 जिसको हम बोलते हैं उत्तर प्रदेश में, वो करने अपने भाई के साथ ऋषिकेश में आए, वो कमरा लेके रहते थे। ऐसे कम लोग होंगे जो 11वीं-12वीं में कमरा लेके रहते होंगे और पढ़ते होंगे। और लकी मजे की बात है कि मैं भी उस समय ऋषिकेश में रहता था। मेरा भी जो मैं भी जो अपब्रिंगिंग हुई है, मेरी उम्र 42 साल है, उनकी 48, उनके 6 साल छोटा हूं, तो मैं भी आसपास ही कहीं रहा हूंगा। तो बड़ी मजे की बात है, मेरा स्कूल भी यहीं पे, अच्छा। मैं वहाँ एक केंद्रीय विद्यालय में पढ़ता था। मेरे जी। पिताजी गवर्नमेंट के एम्प्लॉय थे। तो मैं स्कूल में गया, तो सब जगह जब मैं गया, कॉलेज में गया, तो ज़्यादा कुछ जानकारी ही नहीं मिली उनके बारे में। तो मैंने क्या करा, अपनी किताब को उल्टा कर दिया। तो मैंने किताब नॉर्मली क्रोनोलॉजी से लिखते हैं, आप बचपन लिखते हैं, फिर उनका संन्यास लिखते हैं, फिर उनका एमपी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, फिर उनका चीफ मिनिस्टर का समय लिखते हैं। लेकिन क्योंकि मुझे उनके बचपन और जो जवानी का जीवन उसके बारे में बहुत तथ्य मिले ही नहीं। मिले भी मतलब ऐसे नहीं थे कि उसमें कुछ बड़ी बात हो। तो मैंने किताब उल्टी कर दी और किताब मैंने फिर ओथ से शुरू करी। तो मेरी किताब होती है स्टार्ट आई योगी आदित्यनाथ एक द सॉलन ओथ ऑफ, तो वो वहां से किताब शुरू होती है। लेकिन कुछ बड़ी मजेदार बातें पता लगी उनके बचपन के बारे में। जैसे उनके पिताजी फॉरेस्ट ऑफिसर थे, वो पंचूर गांव में पैदा हुए उत्तराखंड में, और वहां पे उनके पास गायें थी बहुत सारी। तो बड़ी मजे मजे की बात है, बचपन से उन्होंने घर में गायों को देखा, 5-6 गायें उनके घर में होती थी, उन्हें चराने का काम उनके शेड्यूल में था। तो 3 भाइयों को बारी-बारी से वो काम मिलता था, कौन गाय को चराने लेके जाएगा। छोटा-सा फील्ड भी था जो आज भी है, और उनकी माताजी 4:30-5 बजे उठ जाती थी, पिताजी उठ जाते थे, अगर पिताजी स्टेशन में होते थे, नहीं तो पिताजी और जगह भी होते थे। और अगर आपको याद हो तो जब योगी जी चीफ मिनिस्टर बने थे, तो एक जोक चला था कि कौन पहले उठता है सुबह, मोदी जी उठते हैं कि योगी जी उठते हैं? तो मतलब, और उसमें क्वेश्चन था कौन 4:30 बजे उठता है, कौन पौने 5 बजे उठता है ना। मतलब मैं इसके देखा ना कितना स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन लाइफस्टाइल है ना। क्योंकि पॉलिटिक्स हमने देखा था एक मजाक की तरह है। हमने देखा है कई बार राहुल गांधी आंदोलन में 12 बजे पहुंचते हैं, 2 बजे पहुंचते हैं। तो देखिए, मैं राहुल गांधी से एग्री करूं डिसएग्री करूं वो अलग बात है, लेकिन यू हैव टू मैच हार्ड वर्क विद द हार्ड वर्क, राइट? एटलीस्ट द ऑनेस्टी विद द ऑनेस्टी, एटलीस्ट द डिलीजेंस विद द डिलीजेंस। तो वो जो करेक्ट। समय है, एक माता पिता 4:30 बजे उठ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, गाय का गोबर साफ कर रहे हैं, गाय को उनको उनको एक काम मिला है स्कूल के बाद आने के बाद, गायों को लेके जाना है, वो पहली बात। फिर जो वो जो एरिया है वहां से बड़े बड़े स्वतंत्रता सेनानी निकले हैं। मतलब वो नेशनल लेवल पे उतने फेमस नहीं हो पाए, तो वो कहानियां सुनते हुए, उत्तराखंड हमें पता ही है देवभूमि के नाम से जाना जाता है। वहीं के पास में यमकेश्वर है, जो यम की जो हम परिकल्पना करते हैं अपने अपने पौराणिक तथ्यों में, उसकी कहानियां सुने। तो उस तरह की कहानियां सुनते वो पले बड़े। और फिर वो बहुत सारे स्कूलों में पढ़े, ऋषिकेश में रहे बहुत समय। ऋषिकेश हमें पता है कितनी सुंदर नगरी है। फिर वो वहां से कोटद्वार में उन्होंने कॉलेज करा। कॉलेज जब करा तो वो वहां पे विद्यार्थी परिषद में भी चले गए। बड़ी मजे की बात है, उन्होंने जाते ही वहां पे एसएफआई ज्वाइन कर ली। दर्शकों को अच्छा। पता ही है, और वो उसके मेंबर भी रहे 4-5 दिन। वो ज्वाइन कैसे कर ली, उनकी दीदी की शादी हो रखी थी वहां पे, उनकी 3 बहनों में से एक बहन की शादी, तो उनके घर में रहे वो, और उनका देवर एसएफआई में था। तो ऐसा होता है, उस समय उनकी उम्र 19-20 साल थी, तो उनको स्टूडेंट यूनियन ज्वाइन करनी थी। उनको नहीं पता था कि एसएफआई क्या है, बीवीपी क्या है, एनएसयूआई क्या है। तो अब वो उसने कहा चल मैं तुझे यूनियन ज्वाइन कराता हूं। उसने यूनियन मतलब एसएफआई होती होगी, तो एसएफआई ज्वाइन कर ली। लेकिन वो 4-5 दिन में जब उन लोगों के साथ मिले, तो उनको लगा ये तो बड़े अलग से लोग हैं, सब सिगरेट पी रहे हैं, वो बड़े अलग तरह से एनवायरमेंट से आए थे, उनकी बातें भी नहीं समझ में आई, तो उन्होंने 4-5 दिन में ही छोड़ दी। फिर उन्होंने कुछ ही दिनों में विद्यार्थी परिषद ज्वाइन करी। बड़ी मजे मजे की कहानियां सुनने में आती हैं, कैसे वो सबकी मदद करते थे, ओरेटरी में करते थे, कंप्लेंट भी बड़ी करा करते थे वो। उसका आप चाहे मॉरल पुलिसिंग कह लें, स्कूल में कोई बच्चा, जैसे आप बच्चे गुटखा चबाने लगते हैं, 11वीं 12वीं के बच्चे सिगरेट पीने लगते हैं, टीचर से कंप्लेंट करते थे, तो कम से कम किसी ग्रुप में वो फेमस भी नहीं थे, यार ये कंप्लेंट बहुत करता है। अजय सिंह बिष्ट नाम था उनका, कि अजय कंप्लेंट बहुत करता है बच्चों की। तो इस तरह की बातें जो है ना, वो सारी आज के जो उनके जीवन से हैं, एक डिसिप्लिन जीवन है, एक हार्ड टास्क मास्टर हैं, बहुत अच्छे ओरेटर हैं, लालन पालन एक बहुत ही मतलब एक लोअर मिडिल क्लास परिवार में हुआ है। इस बात के साथ मैं खत्म करूंगा, जब मैं आनंद सिंह बिष्ट जी से मिला, और कम से कम मैं 1.5 घंटे उनके साथ एक दुकान के आगे बैठा रहा। वो मुझे रास्ते में मिले, कहीं हम कोटद्वार की तरफ जा रहे थे, और उन्होंने काफी सारी बातें बताई।
अंत में बताते बताते वो थोड़े से चौक भी हो गए, बोले भाई तुमने जो घर देखा है छोटा सा, मैं आपको घर भेजूंगा, आपको फोटो भेजूंगा, वो जो घर भेजा है तुमने छोटा सा देखा है, वही एक घर है। फॉरेस्ट ऑफिसर तो बहुत पैसा कमा लेते हैं, मेरी वही एक संपत्ति है। लेकिन जो मेरी सबसे बड़ी संपत्ति है कि मैंने एक ऑनेस्ट चीफ मिनिस्टर सन को जन्म दिया है, और वही मेरी सबसे बड़ी संपत्ति है। तो ये कह के उन्होंने अपनी बात खत्म करी। तो हाँ, मतलब ये उनका जीवन रहा जो कह सकते हैं। और अब आश्रम में आने के बाद फिर क्या रहा, कुछ थोड़ा सा उसके बारे में भी बताएं। देखिए, आश्रम आने के विषय में अगर मैं क्वेश्चन को ऐसे कहूं कि वो सन्यासी क्यों बने, उसका जवाब तो किसी के पास नहीं है ना। जवाब किसी के पास नहीं है, क्योंकि अवैधनाथ जी ने उनको ही क्यों बनाया। आपको पता है उनके गुरु थे अवैधनाथ, जो खुद सांसद थे 3 बार के, जी हाँ 4 जी हाँ बार जी के। हाँ, मैं स्वयं गोरखपुर रहा हूँ वैसे, आप स्वयं गोरखपुर रहे हैं। बचपन जी जी में जी जी। जी। हाँ हाँ, आपके मुझे आपके भाई साहब से भी तभी मिलना हुआ। मैं जब गोरखपुर लखनऊ से जाता था तो लौटते समय अयोध्या में जाना हुआ, तो वहां पे पता लगा कि दीक्षित जी भी यूनिवर्सिटी में है। तो और उनके जो गुरु हैं दिग्विजय नाथ जी, वो तो राजस्थान से ही आते हैं। तो हुआ ऐसा कि जब ये राम मंदिर का मूवमेंट चल रहा था, तो बहुत सारे लोगों को ये जानकारी नहीं कि राम मंदिर के मूवमेंट में मठ ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। बल्कि जितनी भी कमेटी थी, उसमें अशोक सिंघल जी अध्यक्ष नहीं थे, उसमें सब में महंत अवैधनाथ अध्यक्ष थे। क्योंकि अशोक सिंघल जी चाहते थे हर समय संत समाज का व्यक्ति अध्यक्ष बने। तो जितनी भी राम मंदिर की कमेटी बनी, जो 84 में ताले भी खुलवाए उन्होंने, उसके 80 पे जो कमेटी बनी, 79 में बनी, 91 में बनी, 90 में, सब में अध्यक्षता महंत अवैधनाथ ने करी। ये बहुत कम लोग, मैंने पूरा एक चैप्टर लिखा है अपने किताब में कि मठ का क्या रोल था। तो लेकिन योगी तो अभी वहीं नहीं पहुंचे थे, अजय सिंह बिष्ट तो वहां नहीं पहुंचे थे। तो एक बार ऐसा हुआ, अवैधनाथ जी एक पूरी यात्रा पे निकले, तो उसमें वो उत्तराखंड भी गए। उत्तराखंड में इनके कॉलेज में भी गए, कोटद्वार में भी, इनके कॉलेज के पास, मतलब कोटद्वार में गए। तो वहां पे एक बैठक में ये भी थे। तो इन्होंने बहुत सारे प्रश्न पूछे, ये क्यों, वो क्यों, तभी से जिज्ञासु थे। तो कुछ ऐसा हुआ कि अवैधनाथ जी की पर नजर पड़ गई, ये लड़का कौन है, इतने कैसे सवाल पूछ रहा है। तो हल्की सी एक बात होती है, कई बार होता है आप किसी स्टेज पे जाते हैं तो किसी जो आपसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है तो आपकी ऑफ स्टेज कम से कम बात हो जाती है। तो उनकी वहां से बात हुई, उन्होंने कहा भाई तुम आना अजय, तुम मिलना मुझसे। तो ये एक बार गोरखपुर अपने दोस्तों के साथ ऐसे ट्रैवल करने चले गए बीच में, जब ये कॉलेज में पढ़ते थे। तो वहां पे इनका अच्छा परिचय हो गया। कुछ कुछ उन्होंने कहा, हाँ कुछ ऐसा उन्होंने शब्द कहा जो कई लोग बोलते हैं कि भाई तुम यहीं के लिए बने हो। ये एक बड़ी मजे की बात है। अवैधनाथ जी ने कहा तुम यहीं के लिए बने हो, ठीक है, ये बात खत्म हो गई। फिर हुआ ऐसा, अवैधनाथ जी एक बार एम्स में दिल्ली में भर्ती हुए संजय जी, उनको कुछ बीमारी हुई, और योगी आदित्यनाथ जी को जब पता लगा तो वो एम्स मिलने गए। तो अवैधनाथ जी ने उनका हाथ पकड़ लिया कि अजय अब तुम्हें आना ही पड़ेगा और मठ तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अब ये उन्होंने क्यों कहा ये कोई नहीं जानता है, उनमें क्या देखा। अब ये कॉस्मिक पावर होती है, एनर्जी होती है, गुरु शिष्य को पहचान जाता है। तो फिर उन्होंने कहा हाँ ठीक है, मैं देखता हूं, मैं आऊंगा, और आप पहले स्वस्थ हो जाइए। और जब तक वो स्वस्थ होकर पहुंचे तब तक ये एमएससी में पहुंच चुके थे। एमएससी का इन्होंने फर्स्ट ईयर किया है, बीएससी पूरी करी है योगी जी ने, अजय सिंह बिष्ट जी ने कोटद्वार से। एमएससी इन्होंने ऋषिकेश में 1 साल कंप्लीट करी, और उस समय ये एम्स वाला वाकयात हुआ। और फिर वो घर पे ये कह के कि मैं कुछ नौकरी करने या कुछ देखने को जा रहा हूँ गोरखपुर, ये कह के निकल गए। और 6 महीने बाद उनके पिता, क्योंकि आपको पता है गोरखनाथ मठ एक बड़ा मठ है, कुछ वहां पे होता है तो उसकी खबर छपती है। तो पेपर में एक छोटी सी खबर उनके पिताजी ने पढ़ी, आनंद सिंह बिष्ट जी ने, कि भाई एक उत्तराखंड का लड़का वहां का उत्तराधिकारी बन गया। वहां मठ में परंपरा है कि अपने जीते जी गुरु को अपना एक उत्तराधिकारी बनाना पड़ता है। तो उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया है, एक लड़का जिसका नाम अजय सिंह बिष्ट था, अब वो योगी आदित्यनाथ हो गया है। ऐसे उनके पिताजी को खबर पता लगी। दोनों माताजी पिताजी आनंद फानन में गोरखपुर पहुंचे, और उन्होंने देखा ये तो अजय तो बाल बाल मुंडवा के साधु वेश में है, बिल्कुल उनके समझ में नहीं आया क्या करें। फिर अवैधनाथ जी, और बड़ी अजीब बात है, अवैधनाथ जी स्टेशन पे थे भी नहीं। अवैधनाथ जी से फोन पे बात करवाई, अवैधनाथ जी ने एक बात कही, देखिए तुम्हारे 6 पुत्र पुत्रियां हैं, सब सांसारिक जीवन में, एक को धर्म के लिए दे दो, एक को देश के लिए दे दो, तो आपका कल्याण होगा। तो ये बात सुन के उन्होंने कहा चलिए ठीक है। थोड़ा भारी मन तो होता ही है, हर 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 पिता का, हर माता पिता का सपना होता है कि विवाह हो, बच्चे हों, एक आगे आगे गृहस्थी बने। लेकिन ये देख के वो लोग वापस आ गए। तो ऐसे ऐसे हुआ कि वो सन्यासी बन गए। और उस समय ही उन्होंने बहुत 94 में हुआ, 94 में से गद्दी तो उन्होंने, जो मठ की गद्दी थी वो तो 2014 में मिली, क्योंकि वो मरणोपरांत मिलती है, ऐसी परंपरा है। लेकिन जो राजनीतिक गद्दी थी वो 98 में ही, 4 साल में अगला चुनाव जब महंत अवैधनाथ जी को ऑफर हुआ, उन्होंने कहा मेरी जगह योगी लड़ेंगे, योगी आदित्यनाथ लड़ेंगे। तो 98 में जो पहला चुनाव जीता उन्होंने, फिर 98 99 आगे राजनीतिक प्रक्रिया 98 से शुरू हो गई। तो मठ में ऐसा जीवन रहा उनका। थोड़ा नाथ संप्रदाय के बारे में भी बताया, जो नाथ संप्रदाय की परंपरा है। और ऐसा मेरे
ध्यान में आया है कि नाथ संप्रदाय ने भारतीय समाज को जो तंत्र के द्वारा जो विकार आ गए थे, जो पंचमकार जिसको बोलते हैं, जिसकी तर्ज पर आजकल हमने पंचमक्कार निकाले हैं, जी, तो वो जो पंचमकार वाली जो विकृति आ गई थी, उससे बाहर निकालने में नाथ संप्रदाय का बहुत बड़ा एक नाथ संप्रदाय की एक बहुत जी, बड़ा रोल रहा है। जी। जी, नाथ संप्रदाय मुझे भी बल्कि मतलब मैं अपने आप को मानूँगा कि मेरी भी शिक्षा बिल्कुल नहीं थी। जब मैंने पहली बार पढ़ा, पता था कि हाँ, नाथ संप्रदाय होता है, लेकिन वो इतना गहरा है, मतलब जैसे पतंजलि योग सूत्र अगर एक तरफ चलता है, तो साथ में एक पैरेलल स्ट्रीम नाथ संप्रदाय के भी योग सूत्र, तंत्र सूत्र और अलग उनकी एक पूरी विधि है। बड़ी कठिन परंपरा है। छोटी-सी बात बताऊँगा, आपने योगी आदित्यनाथ जी को देखा होगा, वो कुंडल पहनते हैं कान में। वो कुंडल जो जी हाँ, जी। डाउन लोब होता है, जहाँ पे महिलाएँ या पुरुष भी पहनते हैं, वहाँ नहीं पहना जाता, वो मिडल लोब में पहना जाता है। यहाँ यहाँ पे करीब, जैसे आप मेरी किताब में देखेंगे, तो यहाँ पे करीब वो पहना जाता है। तो वो होता है कि एस्थेटिक प्रैक्टिस होती है, और बड़ा कठिन होता है, बिल्कुल आपको बिना कोई एनेस्थीसिया दिए बिल्कुल ऐसे एक इंस्ट्रूमेंट होता है, और उसके बाद एंटीसेप्टिक की तरह सरसों का तेल डाल दिया जाता है। और अगर ऐसा माना जाता है कि अगर आपने वो करते समय ऐसे चूं भी कर दिया, तो नेक्स्ट बोल देते हैं कि अभी आपकी शरीर स्थिरता के लिए तैयार नहीं है। लेकिन हाँ, बड़ी पुरानी परंपरा है। माना जाता है कि जो आदिनाथ शिवा हैं, वहां से लेकर अब जो परंपरा आ रही है, तो योगी आदित्यनाथ केवल उस मठ के मठाधीश नहीं है, वो पूरा जो नाथ संप्रदाय है, जो अखिल भारतीय नाथ संप्रदाय, उसके भी अध्यक्ष हैं। और जैसे आपने कहा, जैसे तंत्र मंत्र के नाम पे जो बहुत सारी कुरीतियां आ गई थी, उसको भी कैसे, क्योंकि देख, तंत्र की जो विद्या है वो बड़ी सधी हुई विद्या है, लेकिन हाँ, उसमें विकार है, उसको भी उन्होंने साधा। और बड़ा विस्तार है इसका, अफगानिस्तान से लेकर नीचे अपने साउथ में लेकर बहुत सारे चुनचुनगिरी मठ के जो हमारे स्वामी जी हैं, कर्नाटका में बहुत प्रसिद्ध हैं। वो ही उनके अभिषेक के लिए आए थे जब 2014 में उनका अभिषेक हुआ। तो बहुत बहुत कठिन एक एक विधा है, और जिसने सामाजिक जुड़ाव के लिए भी पहले भी काम करा, जब हम आजादी के समय भी, और राम मंदिर मूवमेंट और जितने भी सोशल मूवमेंट है। अगर आप मठ में जाएंगे, संजय जी, आपने तो गोरखपुर में रहे हैं, तो बड़ा एक मैं सामाजिक गोरखपुर में रहा हूँ, मंदिर। बहुत मेरी बहुत पुरानी स्मृतियां हैं, हाँ, बहुत लेकिन लेकिन धुंधली मजे की सी। बात है, वहां पे बड़ा बड़ा मतलब एक सामाजिक एक इंस्टीट्यूशन की तरह काम करता है, एक सामाजिक संगठन की तरह काम करता है। वहां पे सहभोज खिचड़ी और मट्ठे का सहभोज होता है, जिसमें आपको पता भी नहीं होगा कौन बैठा है, संजय दीक्षित बैठे हैं कि बगल में कौन बैठा है, कि बगल में मुसलमान बैठा है, बगल में दलित हिंदू कौन बैठा है, किसी को पता नहीं लगेगा। सभी बांटेंगे, उसमें सभी खिलाएंगे, जो खा चुका होगा वो हाथ धो के बांटने लगेगा। एक बड़ी पुरानी परंपरा है। ये लोग तो आजकल, कुछ लोग नेता कहते हैं कि हम दलित के घर में बैठ के खाना खाए, वहां पे सदियों से परंपरा चली आ रही है। योगी आदित्यनाथ ने आने के बाद हाँ, उस मठ की परंपराओं को और फॉर्मलाइज कर दिया। वो अलग बात है, जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे, जब वहां पे राजनीति नहीं थी, तब भी वहां पे दरबार लगता है, एक राजनीतिक सामाजिक दरबार लगता है, जिसमें लोग आते हैं, अपनी समस्याएं सुलझाते हैं। सारे जितने भी हिंदू फेस्टिवल हैं, बहुत ही धूमधाम से, बहुत ही भव्यता के तरह मनाए जाते हैं। अगर आप मठ के आसपास के रीजन में देख लिए, तो जो पूरा शहर है गोरखपुर आपको गोरखनाथ मठ से ही शहर बना है। तो बिल्कुल मैं बिल्कुल जिन भी बिल्कुल। होटलों में रहा, मुझे पता लगा वो मठ की जमीन में ही, मठ ने ही जमीन दान करी है, तो वहां सब कुछ मठ का है। वो शहर ही बसा ही मठ के कारण है। तो वहां का जितना व्यापारिक जो गतिविधियां हैं, वो भी मठ की जमीन में, मठ के दान में, मठ ने कॉमर्स भी शुरू करा। वहां के कम से कम, जो मैं आगे भी बताऊंगा इस बात को, कि कम से कम 40 से 42 इनके इंस्टीट्यूशन चलते हैं, जो चाहे नर्सिंग के हों, स्कूलिंग के हों, कॉलेज के हों। तो मठ एक पूरी वहां की सामाजिक व्यवस्था है, अब राजनीतिक व्यवस्था भी है, अब तो मुख्यमंत्री वहीं के हैं। तो ऐसी स्थापना है मठ की वहां पे, जो सामाजिक जीवन से, आध्यात्मिक जीवन से, अब राजनीतिक जीवन को भी छू रही है। तो अब आ जाते हैं जो एक नया किरदार जो अब निभा रहे हैं योगी जी। जी, जी, मुख्यमंत्री बनने के समय लोगों में जी, बड़ी उत्सुकता थी कि भाई ये तो जी, हिंदुत्व मैस्कट है, जी, ये पता नहीं क्या करेंगे। तो जी, उन्होंने वो जो उनका प्रचंड हिंदुत्व का जो ओज था, उससे तो कोई किसी तरह का समझौता किया नहीं। लेकिन साथ में बिल्कुल। यदि आप देखें कि इंडिया टुडे जैसी, जिसको हम मान सकते हैं कि पहले तो लेफ्ट ऑफ सेंटर हुआ करती थी, अब तो पूरी तरह से एक तरह से लेफ्टिस्ट संस्था हो गई है। वो भी जब अपने मुख्यमंत्री, जो बेस्ट चीफ मिनिस्टर चुनती है, तो लगातार 2 बार वो जी, योगी आदित्यनाथ को चुनती है। निश्चित रूप से जी, उनका एक एक उनकी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया जी, के अधीन ही उनको चुना गया है। जी, तो यह जो एक नया व्यक्तित्व का आयाम है जी, योगी आदित्यनाथ जी का, ये निश्चित रूप से जी, अचंभित करने वाला है। जी।
देखिए, अगर अगर आप मुझे एक मिनट का समय दें, तो जो मैंने जयपुर डायलॉग्स में कहा था 2017 की बात है। हम रिपब्लिक पे नहीं है, आप 10 मिनट ले हाँ। सकते हैं। ये आपने बिल्कुल मजे की बात करी। रिपब्लिक क्या, मतलब एक टीवी पैनलिस्ट के लिए 4-5 मिनट 7 मिनट एक साथ बोलना एक लग्जरी है, क्योंकि वहां पे आधे मिनट की स्पेस ढूंढने के लिए भी बिना चिल्लाए आपको मतलब बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है। तो 5-6 मिनट में अगर कैप्टिव ऑडियंस मैं देख रहा हूँ अभी अपने मोबाइल पे करीब 2,500 लोग हमें देख रहे हैं लाइव। जी हाँ। और 2.5 लाख लोग लाइव देख रहे हैं, तो लाखों में लोग देखेंगे इसको। तो मुझे 5-6-8 मिनट का जो आप समय दे रहे हैं एक-एक क्वेश्चन में, तो ये मेरे लिए लग्जरी है। तो मैं एक बार बताऊंगा, 2017 में जब मैंने रिसर्च शुरू करी संजय जी, तो बड़े मजे की बात थी। मैंने टीम से कहा कि मुझे सारे आर्टिकल दो, 500-800 जितने भी आर्टिकल आज तक छपे हैं, छोटे बड़े। एक तो हिंदी के लेख तो मुझे फिर भी मिले जो पॉजिटिव या न्यूट्रल रिपोर्टिंग जैसे थे। इंग्लिश के ऑलमोस्ट 99% लेख नेगेटिव थे। मेरा पहला डाउट आया कि एक आदमी जो 5 बार से सांसद है, लोकसभा का सांसद, चुन के आया है, कब चुन के आया है? 98 में आया है, 99 में आया है, 2004 में आया है, 2009 में आया है, 2014 में आया है। 2014 को चलो आप मान ले मोदी वेव है, 2004 और 2009 में तो भाजपा का हाल बुरा था, तब वो एक्सपोनेंशियल मार्जिन से जीत रहा है, तो कुछ तो अच्छा होगा ही भाई, है ना? तो कैसे वो मुख्य चुनाव जीत रहा है? तो मेरी वहां से रिसर्च शुरू हुई, और मुझे अपनी पूरी किताब को अगर मैं चार वाक्यों में बांटूं, मुझे 4 चीजें पता लगी जो मुझे लोग नहीं बांटते थे, लोग नहीं दिखाते थे मुझे, जो मुझे लेख मिले। पहली, एक तो वो बहुत यंग एमपी हैं। वो 26 साल की उम्र में जब एमपी बने तो वो भारत के सबसे यंग एमपी थे। ठीक है, तो 26 साल में संसद में घुस जाना। अब वो 44 साल के थे जब वो मुख्यमंत्री बने, अब वो 4 साल जोड़ लिए, वो 48 साल के हैं। 48 साल में उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जो विश्व का अगर एक देश होता तो छठा सबसे बड़ा, केवल 5 देश ऐसे हैं जिनकी आबादी उत्तर प्रदेश से ज्यादा है, उसके चीफ मिनिस्टर हैं, लोकप्रिय चीफ मिनिस्टर हैं। इंडिया टुडे जैसी मैगजीन उनको नंबर 1 कह रही है। और वैसे भी लोकप्रिय हैं, केवल और उसके बाद हमने लोकसभा चुनाव भी देखे 2019 के, तो वो भी एक तरह से मोदी जी पे तो रिफ्लेक्शन है ही, लेकिन साथ में योगी आदित्यनाथ पे भी रिफ्लेक्शन है वो। तो वो एक जवान चीफ मिनिस्टर है, यंग चीफ मिनिस्टर है, जो हम भूल जाते हैं। हम राहुल गांधी 50 साल में भी यंग रहते हैं, अखिलेश यादव भी यंग रहते हैं, लेकिन कोई ऐसी संज्ञा नहीं आती कहीं भी कि यंग चीफ मिनिस्टर। आपने कम सुना होगा योगी आदित्यनाथ यंग चीफ मिनिस्टर, ऐसा बोलते नहीं है, पता नहीं क्यों लोग। कितने चीफ मिनिस्टर हमने जो किसी खानदान से नहीं आते हैं, हमने 40-44 साल की उम्र में चीफ मिनिस्टर बने देखा है किसी को, पहली बात। दूसरी बात, हम देखते हैं वो सांसद की तरह उन्होंने क्या किया। 5 बार के सांसद रहे, जो आखिरी सांसद का काल था वो बीच में तोड़ना पड़ा उन्हें। 2004 से 17 में उन्होंने वहां से अवकाश लिया और फिर एमएलसी बन के मुख्यमंत्री बने। अगर आप केवल 2014 से 2017 का समय देखें उनका, तो 4-5 पैरामीटर होते हैं संजय जी, जिन पे आप पार्लियामेंटेरियन को देख सकते हैं। संसद में अटेंडेंस होती है, क्वेश्चंस होते हैं, डिबेट होती है, प्राइवेट मेंबर बिल होते हैं। ये 4-5 इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं पार्लियामेंट में। सब में उनका डेटा नेशनल एवरेज से बढ़िया। अगर मैं राहुल गांधी से कंपैरिजन करूं तो मजा ही आ जाएगा, है ना? मतलब मैंने 2017 में देखा, राहुल गांधी की अटेंडेंस 48%, इनकी 84%। क्वेश्चन इन्होंने पूछे हैं 300, राहुल गांधी ने बोले 0 क्वेश्चन पूछे थे। अब तो फिर भी क्वेश्चन पूछने लगे हैं इस पार्लियामेंट में, तब 0 क्वेश्चन पूछे थे उस पार्लियामेंट में। डिबेट, इन्होंने 57 डिबेट में पार्टिसिपेट किया था, उन्होंने राहुल गांधी ने 8-9 डिबेट में पार्टिसिपेट किया था। प्राइवेट मेंबर बिल जो बहुत कम होते हैं, वो भी योगी आदित्यनाथ ने 3 प्रेजेंट किए थे, राहुल गांधी ने ऑब्वियसली 0 किए थे। और मजे की बात है, योगी आदित्यनाथ अपनी सरकार से 300 क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ये भाजपा की, मोदी की सरकार है, जिनसे वो 300 क्वेश्चन पूछ रहे हैं। राहुल गांधी अपोजिशन के, मतलब लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है, लेकिन हमें पता है राहुल गांधी क्या है अपोजिशन में, तब भी उसके बाद भी वो कुछ क्वेश्चन नहीं पूछ रहे। और इन नेशनल एवरेज से भी ये नंबर बड़े हैं। मतलब राहुल गांधी तो एक मेरे लिए इजी कंपैरिजन है, लेकिन मैं नेशनल एवरेज से देखूं, उससे भी ये कंपिटेटिव नंबर है। तो एक बहुत ही जुझारू और बहुत ही एक्टिव सांसद है। और वो पूछ क्या रहे हैं? लोगों को लगेगा वो राम मंदिर पूछ रहे हैं क्या, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड पूछ रहे हैं क्या, वो 370 पूछ रहे हैं क्या? हाँ, वो पूछ रहे हैं वो, लेकिन वो भी पूछ रहे हैं जो शायद एक ज्योतिरादित्य सिंधिया या फिर एक शशि थरूर पूछेंगे कि एलपीजी कब आ रहा है, गैस की सब्सिडी कैसी है, हमारे इजराइल से संबंध कैसे हैं, आईटी कब खुल रहे हैं, एम्स कब खुल रहे हैं, जीएसटी में क्या हो रहा है। मतलब एक जो सो टू से गवर्नेंस और पॉलिसी के क्वेश्चन होते हैं, वो भी भरे पड़े हैं। अब उनके वीडियो लोगों ने नहीं देखे, लोगों ने कुछ खास वीडियो देखे तो मर दिया कि भाई ये तो उनको वही आता है। तो उन्होंने बहुत ही एक्टिव फॉरेन पॉलिसी से लेकर, फाइनेंस से लेकर, सब्सिडीज से लेकर गवर्नेंस के बहुत स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन पूछे हैं। तो 300 क्वेश्चन एक पार्लियामेंट में पूछे हैं, तो मतलब उन्होंने कई 1,500-2 हजार क्वेश्चन अपने साल में संसद काल में पूछे हैं ना। तो एक बहुत एक्टिव और बहुत ही इन्वॉल्व, बहुत सारी कमिटीज में रहे, बहुत बार विदेश ट्रैवल करा उन्होंने। तो एक बहुत ही मंझे हुए राजनीतिज्ञ हैं जो लोग नहीं जानते थे। ये तो हो गई बात संसद में। अब वो अपने घर पे क्या कर रहे हैं, गोरखपुर में क्या कर रहे हैं? गोरखपुर में उनका बड़ा खतरनाक रूटीन है। वो 4 बजे उठते हैं,
पूरे मठ की परिक्रमा करते हैं, गायों की सेवा करते हैं, ऊपर जाते हैं, स्नान करके नीचे आते हैं और अपना मठ, अपना दरबार लगाते हैं। ये ऐसा दरबार संजय जी वो पिछले 20 साल से लगा रहे हैं। अब वो दरबार शिफ्ट हो गया है मुख्यमंत्री कार्यालय में और यहाँ पे भी उनके कुछ लोग लगाते हैं। तो गोरखपुर में भी एक सीएम ऑफिस चलता है छोटा सा। तो इस दरबार में 20 साल से, जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे, इसमें रोज मैंने जब देखा 150 से 300 लोग आते थे। केवल गोरखपुर के नहीं, उत्तर पूर्वी भारत के लोग आते थे, बिहार के लोग आते थे। और क्या क्यों आते थे? कोई ठेके पट्टे वाले लोग नहीं आते थे। गैस कनेक्शन वो आते थे कि भाई मेरी स्कॉलरशिप नहीं हुई, मेरा वजीफा नहीं हुआ, मेरी पुलिस कंप्लेंट नहीं हुई, जो एक रोजमर्रा की जो अपने नेता के पास होती है। और मजे की बात है, मैं जब खुद वहां था तो एक मुस्लिम व्यक्ति, वो विजिबली पता लग रहे थे, स्कल कैप दाढ़ी में थे, तो वो निकल के आ रहे थे वहां से। तो उनके हाथ में कुछ एक चिट्ठी सी थी। तो मैंने पूछा चाचा क्या है ये? तो बोले बड़े खुशी से, बेटा ये बाबा की जादुई चिट्ठी है, चाहे नेताजी की सरकार हो या बहन जी की सरकार हो, कलेक्टर काम करेगा ही करेगा। अब कुछ लोगों को अगर ये भाषा ना समझ में आई हो, बाबा उनको योगी जी को बाबा बोला जाता है गोरखपुर में। हाँ, बल्कि वो तो मठ के महंत के हाँ, लेकिन वहाँ एक शब्द है कि बाबा से मिलने जा रहे हैं ना, बाबा उनके लिए एक शब्द है। छोटे महंत या बाबा उनके लिए शब्द था। छोटे महंत क्योंकि बड़े महंत अवैधनाथ जी को बोला जाता था। ये बाबा की जादुई छुट्टी है, चाहे नेताजी की सरकार हो, मतलब मुलायम सिंह यादव को नेता बोला जाता है, नेताजी की सरकार हो, या बहन जी सबको पता है मायावती को बोला जाता है, मतलब किसी की भी सरकार हो, क्योंकि उस समय सरकारें इन्हीं की थी, मायावती की थी, अखिलेश की थी या मुलायम जी की थी। किसी की भी सरकार हो, कलेक्टर काम करेगा ही करेगा। इतनी ताकत थी उनकी उस समय एज ए सांसद। तो और वो जैसे ही अपना जनता दरबार खत्म करते थे, कम से कम 6 से 8 गांव का दौरा डेली करते थे, बेनागा, अगर वो गोरखपुर में है, जो वो रहते थे। संसद को छोड़ के या विदेश का कोई दौरा जो पार्लियामेंट ने लगाया उनका, उसको छोड़ के वो गोरखपुर में रहते थे। तो व्यापक जनसंपर्क है। एक छोटे से उदाहरण से खत्म करूंगा, पता लगेगा लोगों को कि एक बार मुलायम सिंह यादव ने उन्हें एक बड़े उलझुल केस में अरेस्ट करने की कोशिश करी, 2007-8 की बात है, और वो मठ से 2 किलोमीटर में लेके आना था उनको थाने पे पूछ के लिए। उस 2 किलोमीटर को लाने में संजय जी पुलिस को कम से कम 8 से 9 घंटे लग गए। लोग बिछ गए सड़क पे। पुलिस एक एक आदमी को उठाती थी और एक एक इंच गाड़ी आगे बढ़ाती थी। मतलब जब मैंने सुना तो मेरे रोंगटे खड़े हुए। लोगों ने कहा ये कोई भाजपा के कार्यकर्ता नहीं थे। भाजपा के बाद 2 लाख कार्यकर्ता नहीं पड़े एक शहर में, है ना? कार्यकर्ता 10-20 हजार होते हैं। तो ये नॉर्मल लोग थे जो वो 20 साल से छोटे महंत और एक सांसद की तरह उनका ध्यान रख रहे थे। फिर लोगों ने पूछा कि भी ठीक है, चलो अच्छे पुजारी हैं, घंटी बजाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे आएगा? उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है, इतनी बड़ी ब्यूरोक्रेसी है, उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी मानी जाती है अपने आप में। उसमें इतने बड़े बड़े नेता हुए हैं, इतने बड़े प्रधानमंत्री दिए हैं, वहां पे कैसे एक महंत को बना दिया? तो देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी उन्हें कम से कम 40-44 इंस्टीट्यूशन चलते हैं। मैंने जब उनको देखा वो सीईओ की तरह है, इसको साइन कर रहे हैं, चेक साइन कर रहे हैं, इसको फायर कर रहे हैं, इसको हायर कर रहे हैं, उनके डायरेक्टर्स हैं, उनके कॉलेजेस हैं, उनके हॉस्पिटल्स हैं। मतलब एक बहुत बड़ा एक तरह से, इफ आई कैन यूज द वर्ड, एम्पायर है जो मठ का चलता है, जो पूरा सारा एक सेवा भाव से चलता है। तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी भी है, और क्योंकि वो सांसद रहे हैं तो उनको समझ भी है सरकारी काम की, और जनता दरबार सुन के उनको लोगों की क्या प्रॉब्लम्स आती हैं वो भी सुनती हैं। जब वो मुख्यमंत्री बने और मैंने किताब लिखनी शुरू करी, तो उन्होंने मुझे कुछ मीटिंग्स में बैठने का मौका दिया कि भैया आप फ्लाई इन द वॉल की तरह बैठे रहे। तो एक मीटिंग में, मतलब ऐसी कोई क्लासिफाइड बात नहीं है तो मैं बता सकता हूँ बाहर भी, एक मीटिंग में बड़े मजे की बात हुई। एक स्टार्टिंग की बात है, 2-3 महीने हुए थे सरकार को। एक मंत्री जी जो बैठे थे, उन्होंने कहा कि हमें एयरपोर्ट्स और चाहिए उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में फंक्शनिंग एयरपोर्ट 2-3 ही है, इतना बड़ा राज्य है, तो हमें ऐसी व्यवस्था है। सारे सेक्रेटरीज बैठे थे, चीफ सेक्रेटरी बैठे थे। अगले 7-8 मिनट योगी जी ने एयरपोर्ट्स पे बोला और पीपल वर लिटरली जॉ ड्रॉप्ड। हाँ, मतलब ऐसे कि यार ये एयरपोर्ट, मतलब ऐसा लग रहा है कोई मतलब कोई साइंटिस्ट बोल रहा हो या कोई इंजीनियर बोल रहा हो। उन्होंने मतलब टर्मैक, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, बोइंग, कितनी टर्मैक, फिर पता लगा कि वो बहुत सारी कमेटी में रहे, उनको ज्ञान है इस बात का। उन्होंने मतलब जो चीफ सेक्रेटरी जिस लेवल पे बात कर रहा था, योगी जी भी उससे कोई 19-20 ही थे बस, उनको भी समझ थी। और ऐसी बात उन्होंने कृषि में करी, ऐसी बात उन्होंने स्कूलों में करी, ऐसी बात उन्होंने पुलिस भर्ती में करी। तो लोगों को पहले ही महीने में पता लग गया था कि दिस गाय नोज हिज बिजनेस, इनको समझ है। ये केवल घंटी बजाने वाले पुजारी नहीं है, वो तो है। तभी मैंने एक आर्टिकल लिखा था, ऑप इंडिया में चला, काफी लोगों ने पढ़ा वो, कि आईपैड इन वन हैंड एंड पूजा की थाली इन अनदर, योगी शोज गवर्नेंस। और वो हो भी रहा है, वो हो भी रहा है। तो ये मैं कहूंगा कि ये ऐसे उन्होंने शुरू करा। और फिर जो 4 साल में हुआ, मैं